नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 11th का चुनाव व प्रतिनिधित्व को समझेंगे और इसके अंदर हम महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे चुनाव क्या होता है, हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं चुनाव, और हमारे देश के अंदर चुनावों की क्या विशेषता है, राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाता है, प्रधानमंत्री को चुनने का तरीका किस प्रकार का रहता है, या भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कौन सी अपनाई जाती है, और भारत के अंदर हमने अगर चुनाव की प्रक्रिया जो अपनाई है उसके पीछे का क्या कारण है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं इस थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है चुनाव व प्रतिनिधित्व। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है चुनाव क्या है तथा इसकी आवश्यकता क्या हो, आवश्यकताओं का वर्णन करो। तो चुनाव एक प्रक्रिया या एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि मतलब हमारे नेता, यानी चुनाव एक तरीका है जिसके द्वारा हम एक स्वच्छ, एक स्पष्ट और एक बहुत अच्छे नेता या प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। और यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से हो सकती है। अर्थात चुनाव का जो तरीका है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब जिसके अंदर हमें पता हो कि हम किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं या हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। अगर हमें इस विषय के बारे में पहले से पता होता है तो हम इसको चुनाव की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, यानी जिसके अंदर हमें पता होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। जैसे हमारे देश के अंदर सबसे जो छोटा चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव, उसके अंदर चुनाव के लिए प्रत्यक्ष विधि का तरीका अपनाया जाता है। और एक होता है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि जिसका अंदर हमें पता नहीं होता है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो कौन होने वाला है और हम उसके लिए वोट डालते हैं, तब हम अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करते हैं। जैसे हम अपने हमारे देश के अंदर जो चुनाव होता है वो होता है देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री हम कभी प्रधानमंत्री को सीधे वोट नहीं डालते हैं। हमने कभी अपने देश की चुनाव प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं डाला। हम अपने देश के लोकल प्रतिनिधि को, अपने देश के या अपने क्षेत्र के जो हमारा लोकल प्रतिनिधि होता है, सांसद जो होता है, हम उसको वोट देते हैं और वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रधानमंत्री को चुनाव करता है। तो इस प्रकार से ये तरीके दो तरीके से होते हैं। अब हमारे लिए चुनाव की आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है, या फिर आवश्यकता क्यों है हमारे लिए। सबसे पहली बात, स्वच्छ छवि के प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए। स्वच्छ छवि का मतलब जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा ना हो, उसके ऊपर चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसे किसी प्रकार का कोई आरोप ना हो, ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए हमें चुनावों की आवश्यकता होती है। फिर अपनी मांग व इच्छाओं को सरकार द्वारा मनवाने के लिए चुनावों की आवश्यकता होती है। देखो, जो हमारी बातें सरकार नहीं मानती है या हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, इच्छाओं को पूरा नहीं करती, तो 5 साल बाद हम अपने चुनावों के द्वारा उस सरकार को बदल देते हैं या सरकार के सामने हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो रखते हैं कि अगर आप हमारे मांगों को पूरा नहीं करोगे तो हम आपको अगली बार चुनावों में वोट नहीं देंगे। यानी अपनी मांग व इच्छाओं को सरकार द्वारा मनवाने के लिए। शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी। देखो, चुनाव 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि जिस देश की जनसंख्या छोटी होती है, बहुत कम होती है, वहां पर जो है चुनाव या फिर शासन की व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर सकती है। वो भी पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन संभावना है कि वो कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल देश के अंदर जिसकी आबादी लगभग 130 करोड़ से अधिक है, तो ऐसे जनसंख्या वाले देश के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की विधि या प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था वो संभव नहीं हो पाती है। इसीलिए उसके लिए एक तरीका है, वो है चुनाव। और चुनाव के द्वारा जो जनता होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है शासन व्यवस्था में भागीदारी करती है। अब सोचोगे कि जनता कैसे भागीदारी करती है, तो उसका आप समझ सकते हो सीधे से कि जो भी प्रतिनिधि हमने भेजा है संसद में या विधानसभा में, जो कानून बना रहा है, वो कानून बनाने की शक्ति उसे किसने दी है? कानून बनाने की शक्ति उसे किसने दी है? कानून बनाने की शक्ति उसे व्यक्ति यानी जनता ने ही दी है। क्यों? अगर वो व्यक्ति या फिर जनता उस प्रतिनिधि को चुनती नहीं
तो वो शासन व्यवस्था में कैसे भागीदारी करता, अर्थात हमारी इच्छा के द्वारा ही वह शासन कर रहा है, यानी एक तरीके से हम ही शासन कर रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी के लिए भी चुनाव बहुत जरूरी होते हैं। फिर है लोकतंत्र की सफलता के लिए। लोकतंत्र तो सफल जब भी होगा जब चुनाव होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के पूरक हैं। बिना लोकतंत्र के लिए चुनाव और बिना चुनावों के लोकतंत्र कभी संभव इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव अधिकार। अब प्रतिनिधि क्या होते हैं? प्रतिनिधि एक व्यक्ति होता है जिसको चुनावों के माध्यम से जनता अपने कार्यों को करने के लिए चुनती है। समझ में आया? एक व्यक्ति होता है, चुनाव होते हैं, चुनावों के माध्यम से उस व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं और अपने कामों को करने के लिए हम उसको चुन देते हैं और वही प्रतिनिधि कहलाता है। इसके बाद क्या गैर लोकतांत्रिक देश में चुनाव हो सकते हैं? या इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, हाँ या बिना लोकतंत्र के चुनाव संभव है? तो हाँ, बिना लोकतंत्र के भी चुनाव संपन्न हो सकते हैं, लेकिन उन चुनावों के अंदर निष्पक्ष होने की कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, लोकतंत्र जहां पर है वहां पर चुनाव निष्पक्ष होने की गारंटी होती है, लेकिन जिन देशों के अंदर लोकतंत्र नहीं है वहां पर चुनावों के निष्पक्ष स्वतंत्र होने की कोई गारंटी नहीं होती है। वहां पर हो सकता है कि चुनाव के अंदर एक ही नेता हो और एक ही नेता को बार बार चुनना पड़ता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव व्यवस्था पर चर्चा करो तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। तो देखो, भारत पूछ रहा है कि भारत के अंदर चुनाव की कौन सी प्रणाली है, भारत के अंदर चुनाव की व्यवस्था कौन सी है और उसकी विशेषताएं बतानी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूं इसके बारे में कि भारत में चुनाव की जो व्यवस्था है उसका नाम है जो सबसे आगे वही जीते। जो सबसे आगे वही जीते, अर्थात इसके अंदर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं वही जीतता है। इंग्लिश में इसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, यानी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेता है वही जीत जाता है। और जिसमें इसमें जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वही जीत जाता है और विजेता घोषित होता है। ये भारत के अंदर चुनाव की प्रक्रिया है जिसका नाम है जो सबसे आगे वही विजेता, या इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये भारत के अंदर चुनाव की प्रक्रिया है जिसके द्वारा आम चुनाव हमारे देश के अंदर होते हैं। इनकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता, पूरे देश को 543 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी इसके अंदर देश को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है और वहां पर 543 जगहों पर चुनाव होते हैं। फिर प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुनावों में चुना जाता है, मतलब हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। फिर चुनावों में सर्वाधिक वोट वाला विजेता होता है। फिर इसके बाद अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए ये जो तरीका है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो भारत के अंदर चुनाव का तरीका है, ये अधिक जनसंख्या वाले देशों के अनुकूल है। इसके बाद आसानी से समझ में आता है। ठीक है, हाँ भाई, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति हो या कोई भी कम जिसको नॉलेज हो राजनीति की, वो भी इस चीज को समझ जाएगा कि एक व्यक्ति को 50 वोट मिले हैं और एक व्यक्ति को 40 वोट मिले तो कौन जीता। तो यानी जो ये आसानी से समझ में आने वाला है, कम समय लगता है और साथ में बहुदलीय व्यवस्था का ये पालन भी करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक मतलब विशेषताएं हैं भारत के चुनावों की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत के चुनाव व्यवस्था की कमियां क्या हैं, जो आगे वही विजेता व्यवस्था की कमियां क्या हैं, क्योंकि भारत के अंदर ही ये व्यवस्था है। फिर इसको इंग्लिश में भी कह सकता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की कमियां क्या हैं। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसकी भी कुछ कमियां हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, इस व्यवस्था में बहुमत की उपेक्षा की जाती है। बहुमत की उपेक्षा मतलब बहुमत का अर्थ होता है आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा बहुमत होता है और बहुमत की उपेक्षा की जाती है। अब मैं जैसे बता देता हूं कि मान लीजिए ये आप मानिए इस चीज को लेकर कि 100 व्यक्ति हैं और 100 व्यक्तियों का जो बहुमत होगा वो होगा 51। ठीक है, ये तो इससे माउस से लिखा नहीं जाता है।
51 बहुमत है और 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, 4 व्यक्ति मान लीजिए ए और फिर बी और सी और डी। इसको मिल गए 20 वोट और इसको मिले ये मान लीजिए 25 वोट। बीस 25 कितने हो गए? 45। और इस एक को मान लीजिए सी को मिल गए 45 वोट, 45 और 45 90 और एक को मिल गए 10 वोट। तो जीता कौन? ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जीत गया सी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन क्या बहुमत मिला उसको? बहुमत नहीं मिला। बहुमत है 100 का आधे से एक ज्यादा 51 पर सरकार बननी चाहिए, लेकिन नहीं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कमी क्या है कि इसके अंदर बहुमत की उपेक्षा की जाती है, बहुमत को अनदेखा किया जाता है, ये कमी है। दूसरा, इस व्यवस्था में वोट खराब हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ए को मिले थे 25, बी को मिले थे 20, सी को मिले थे 45 और डी को मिले थे 10। यानी 45 वाला जीत गया, 45 वाला जीत गया और बाकी 55 लोग, 55 संख्या कम नहीं होती, 55 बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन 55 लोगों का वोट बेकार चला जाता है। अर्थात फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो है बहुमत की उपेक्षा की जाती है और वोट खराब हो जाते हैं। जैसे 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 543 में से 415 सीटें मिली, लगभग 80% सीटें मिली, लेकिन वोट कितने प्रतिशत मिले थे? 48%। यानी 48% वोट प्राप्त करके उसने 515 सीटें 415 सीटें प्राप्त कर ली। वहीं 52% लोग जो थे, 52% लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी सीट कितनी आई उनके हाथ में? अब इसमें से माइनस करके देख लेना आप। यानी वोट खराब हो जाते हैं। आप इसका उदाहरण के द्वारा समझा भी सकते हो किसी को, या आसानी से आपको समझ में भी आया होगा। ये कमी है हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की उपेक्षा और हनन होता है इसके अंदर, क्योंकि उनकी सरकार बहुत कम चांसेस में बन पाती है, क्योंकि जिसको ज्यादा संख्या होगी वही जीतेगा, इसलिए अल्पसंख्यक वर्गों का इसमें हनन होता है। इसके बाद हितों का अधिक खर्चीली है, कई बार क्या होता है कि बहुत पैसा लग जाता है इसमें। इसके बाद एक और चुनाव की प्रक्रिया है जिसका नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सॉरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसकी विशेषताएं और आलोचनाओं का वर्णन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर चुनावों में मतदाता प्रत्याशी को उतने वोट डालता है जितने प्रत्याशी चुनाव में वोट मतलब चुनावों में खड़े होते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं कि मान लीजिए आप कि एक चुनाव हो रहा है जिसके अंदर 4 प्रतिनिधि खड़े हैं, 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए, ए बी सी और डी। तो जो चुनाव में प्रत्याशी होगा या जो मतदाता होगा वो 4 वोट डालेगा, ए को भी वोट डालेगा, बी को भी वोट डालेगा, सी को भी वोट डालेगा और डी को भी वोट डालेगा। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सिर्फ एक को डालता है, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में वह 4 वोट डालेगा और चारों वोटों में अपनी पसंद लिखेगा कि मैं पहले नंबर पर सी को पसंद करता हूं, दूसरे नंबर पर डी को पसंद करता हूं, तीसरे नंबर पर ए को, फिर चौथे नंबर पर बी को। इस प्रकार से वो अपनी जो है प्राथमिकता बता करके उसको चुन देगा। और फिर जो सबसे एंड में आएगा, जिसको पहले बहुमत मिलेगा, और इसमें बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी जिसको पहले 100 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब 100 वोटर हैं, तो जिसको 51 वोट मिल जाएंगे पहले, यानी 51 लोगों की जो पहली पसंद होगा ना वही जीतता होगा। यह है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आसानी से समझ में आया होगा कि मान लीजिए जितने कैंडिडेट होते हैं उतने ही वोट डालने पड़ते हैं, परंतु जो वोट डालने वाला होता है वो जितने कैंडिडेट होंगे उतने ही वोट डालेगा, लेकिन हर एक कैंडिडेट को अपनी प्राथमिकता बताएगा। वो पहले पे इसको, दूसरे पे इसको, तीसरे पे, चौथे पे इसको, और जो सबसे पहले 51 वोट हासिल कर लेगा पहले नंबर के लिए वही जीत जाएगा। ठीक है। इसके अंदर जो है बहुमत की उपेक्षा नहीं की जाती है। अगर अभी भी आपको ये समझ ना आया हो तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में
मुझे बता दें, मैं इसके लिए अलग से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए 10-15 मिनट की वीडियो एक अलग से बना दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें पूरे देश को चुनाव क्षेत्र माना जाता है। उसके अंदर देश के चुनाव मतलब जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसमें बांट लिया जाता है। इसमें पूरे देश को चुनाव क्षेत्र माना जाता है। इसमें पार्टी को वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशी को। उसमें प्रत्याशी को वोट देते हैं। बहुमत की उपेक्षा नहीं की जाती है इसके अंदर, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुमत चाहिए ही चाहिए, यानी 51 जो लेगा वही जीतेगा। इसमें कोई मतलब नहीं होता कि किसको वोट ज्यादा मिले हैं, सिर्फ ये मतलब होता है कि बहुमत किसको मिला है। इसके बाद इसका प्रयोग नीदरलैंड, अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है। अब मैं इसके बारे में बता देता हूं इसकी कमियां। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है उसकी कमियां क्या हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की पहली कमी क्या है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि बहुत समय लगता है और मतलब अनुपयुक्त है जहां की जनसंख्या ज्यादा है उन देशों के लिए। आसानी से समझ में नहीं आता है, यानी जो लोग अनपढ़ हैं उनको चुनाव की जो प्रक्रिया है ये जल्दी समझ नहीं आती है। इसके बाद अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया है। भाई अगर किसी को पहले राउंड की प्रक्रिया में बहुमत नहीं मिलता तो दोबारा वोट डलते हैं, और जिसको सबसे एंड में वोट मिले थे वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है, और जितने वोट मिले थे उसको बाकी के कैंडिडेटों में बढ़ जाते हैं वो, यानी इस प्रक्रिया के अंदर बहुत समय लगता है। इसके बाद अधिक खर्चीली प्रक्रिया है ये, इसमें बहुत खर्चा भी आता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कि भारत ने अपने देश के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली क्यों अपनाई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया पेपर में। तो इसके लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि भारत जो है इस जो प्रक्रिया है इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के अंदर भी चुनाव की यही प्रक्रिया है और भारत इंग्लैंड का गुलाम रहा है, तो उसको अच्छी तरीके से इस प्रक्रिया का जो है अनुभव था। इसीलिए अब तो देखो और भी तरीके हैं, क्योंकि यह व्यवस्था अधिक जनसंख्या वाले देशों के अनुकूल होती है और भारत की जनसंख्या भी अधिक है। एक तो ये कारण है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत ने अपनाया है, क्योंकि ये अनुकूल है। फिर दूसरा, भारत इस प्रणाली से भली भांति परिचित था मतलब गुलामी के दौर में इंग्लैंड के अंदर हमने इस प्रक्रिया को जाना था। इसके बाद सी, ये बहुत कम खर्चीली होती है, जल्दी हो जाती है, निपट जाती है। डी, आसानी से समझ में आने वाली है। और ई, जल्दी से निर्णय आ जाता है इसके अंदर। निर्णय भी मतलब रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसके बाद ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने दोनों प्रणाली पढ़ ली है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि फर्स्ट पास, एक मिनट, हाँ ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हमारे देश के अंदर जो ये दूसरी प्रणाली है इसके द्वारा, इस वाली प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे देश के अंदर विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद इनमें अंतर बताना तो बता देना आप इसको अच्छे से, कि जो भी प्रक्रिया है वही लिखना है कि पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, और जिससे यार बार बार बटन क्यों, हाँ, तो जिससे क्या होता है, जिससे पूरा देश छोटे छोटे चुनाव की प्रक्रियाओं में बढ़ जाता है, चुनाव क्षेत्रों में बढ़ जाता है, जिसे चुनाव क्षेत्र या जिला भी कहते हैं। इसके बाद ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में इसमें पूरे देश को ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है, पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, मतलब अगला बिंदु वो है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन जो ये प्रक्रिया है इसके अंदर एक से अधिक मतलब कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर प्रत्याशी को वोट देता है, इसमें मतदाता पार्टी को वोट देता है। प्रत्याशी मतलब मैं किसी व्यक्ति को वोट दूंगा, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो है पार्टी को वोट दिया जाता है। फिर भी है, पार्टी को प्राप्त वीटो के अनुसार, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। देखो कई बार क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मैंने अभी भी बताया था कि 1987 के चुनावों के अंदर जो है
52% वोट मिले थे और लगभग 80% सीट और 48% वोटों के साथ में 80% सीटें। यानी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सीटें ज्यादा मिल जाएं लेकिन वोट कम मिले, और कई बार उल्टा भी हो जाता है कि वोट ज्यादा मिल जाते हैं लेकिन सीटें फिर भी कम मिले। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हर पार्टी को जो है, इसमें हर पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात में ही विधायिकाओं में सीटें मिलती हैं, मतलब वोट के अनुसार सीटें मिलती हैं यहां पर। यानी इसमें समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में तो वोटों के अनुसार सीटें मिलेंगी, लेकिन इसमें जो है वोटों के अनुसार सीटें नहीं मिलती, कम ज्यादा हो जाती हैं। फिर जो ये वाली जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है, 5वां पॉइंट जो है इसका, इसके अंदर बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके अंदर यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुमत की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, बहुमत से ही जीत हासिल होती है। इसके बाद ये उदाहरण है इसका, ये भारत में और यूके में है, ये इजराइल और नीदरलैंड और अमेरिका के अंदर है। फिर एफ में लिख देना, ये अल्पसंख्यक हितों का हनन होता है, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होता है। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन कौन करता है, निर्वाचन क्षेत्र कौन नापता है कि भाई कितना बड़ा एरिया एक चुनाव क्षेत्र के अंदर आएगा। तो मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि निर्वाचन क्षेत्र का जो काम करता है सीमांकन का, वो करता है परिसीमन आयोग, और परिसीमन आयोग काम करता है अंडर चुनाव आयोग के। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। चुनाव आयोग के अंडर काम करता है परिसीमन आयोग, और चुनाव आयोग की सहायता से काम करने वाली एक स्वतंत्र संस्था है जो राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है। मतलब राष्ट्रपति ही परिसीमन आयोग को बनाता है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, राष्ट्र के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। यानी ये देखना है कि किस इलाके के अंदर कितने वोटर होंगे और उस सीट का नाम क्या होगा, सीटें चेंज कब होंगी, कैसे होंगी, ये सब काम करने का जो जिम्मा होता है वो निर्वाचन आयोग के अंदर काम करने वाला एक स्वतंत्र संस्था जिसका नाम है परिसीमन आयोग, इसका गठन राष्ट्रपति करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसके बाकी के भाग को देखने के लिए। और जिस किसी ने भी हमारी सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, वो ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप उसको पुरानी वीडियो को भी देख सकते हो और जान सकते हो हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।